नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर, आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड पर भी होगी चर्चा। म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या आम निवेशक को आज भी वही सलाह मिलती है जो बड़े HNI निवेशकों को मिलती है? क्या AI और स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल्स वेल्थ मैनेजमेंट का भविष्य बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैश रिच के फाउंडर एंड CEO सौगता बासु जी। जानेंगे उनकी कंपनी का सफर, डायनेमिक SIP का मॉडल, AI आधारित वेल्थ मैनेजमेंट और भारत के इन्वेस्ट। बहुत स्वागत है सौगता जी आपका कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे कि आपने 2015 में कैश रिच की शुरुआत की थी, 10 साल हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में क्या कुछ आपने इन 10 सालों में? जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियली, जब हम रिसर्च कर रहे थे उस टाइम, एक तो ट्रांजैक्शंस डिजिटल नहीं थे। हम लोग फॉर्म्स भरते थे, चेक्स जमा। तो उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थे। उस टाइम इन्वेस्टमेंट एप्स किसी तरह अगर ट्रांजैक्शन थे तो उधर ही ज्यादा फोकस रहता था। फिर इंडिया स्टैक हमारे साथ हमको आधार KYC का मिला, देन UPI आ गया जिससे ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स इजी हो गया। ये सारे उस टाइम के इश्यूज थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया है जिसको अभी हमको वेल्थ मैनेजमेंट में सॉल्व करना है। एंड जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल पीरियड्स में, तब इंडिया का जो म्यूचुअल फंड AUM टू GDP रेशियो होता था वो के रेंज में होता था। अभी काफी ग्रोथ हुआ है, अभी हम लोग अराउंड 20% रेंज में आ गए हैं, बट स्टिल काफी ग्रोथ बाकी है। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 60-70% तो है ही ये रेंज, सर्टेन कंट्रीज में 100% प्लस है। तो अभी ग्रोथ होने वाला है वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया में, एंड हमको जो न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है। राइट, ग्रोथ दिखती है और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं सौगता जी। जिस तरीके से SIPs नंबर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, आप टाटा स्टील में हजारों करोड़ के ट्रेजरी पोर्टफोलियो संभाला है आपने। UBS में हाई नेटवर्थ निवेशकों के साथ आपने काम किया है। उसके बाद आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू की कैश रिच में। तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी, जिस प्रॉब्लम करना चाहते थे उस वक्त, क्या वो अब इन 10 सालों में सॉल्व हो चुका है या फिर अभी भी इसमें आपको काम करना बाकी है? कुछ हद तक सॉल्व डेफिनेटली हुआ है। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे हम ये नोटिस करते थे, टाटा स्टील में आपने जैसे मेंशन किया, तो हमारा ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का साइज ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपीस था। एंड एट दैट टाइम फिर सीनियर मैनेजमेंट होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, CFO, वो कैसे पूरा ओवरऑल एसेट्स को देख रहे हैं, कैसे हम हर पैसा जो कंपनी के पास कर रहे हैं, जो पैसा प्रोविडेंट की ये सब एम्प्लॉइज के पैसे हैं, उसको हम लोग कैसे सेफली मैनेज कर रहे हैं, बट स्टिल रिटर्न्स हमको अच्छा लाना है। इस पे हम लोग काफी रिसर्च करते थे। बट उसी टाइम पे मैं ये भी देखता था, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनको कोई बैंक से कोई रिलेशनशिप मैनेजर आके एक यूलिप ऐसे टाइम पे बेच के जाएगा जहां उसका जरूरत ही नहीं है। मे बी इट वाज जो वो रिक्वायरमेंट था वो एम्प्लॉय का था कि उसका टारगेट मीट हो, रादर देन जो इन्वेस्टर था उसका। सेम चीज इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स लो रिटर्न देते थे ओवर अ 20 ईयर पीरियड, काफी कुछ गारंटीड स्कीम एक्सेट्रा नाम से मार्केटिंग हो जाता था। प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन लेवल पे ले रहे हैं जो रहा है, वो उसका एक्सेस या नॉलेज रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो एक्सेस एंड नॉलेज, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के इश्यू हद तक लास्ट 10 साल की काफी एंड ओवरऑल म्यूचुअल से ग्रो, जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लान ऐप उनका योगदान है। एंड ये तो आगे चलता रहेगा, बट अभी जो नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमको देखना होगा। जो नए सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में ये आने वाला है कि अभी लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। पहले छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते, बट अभी अगर किसी का 50 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, तो अब जो प्रॉब्लम है उसको अच्छा से मैनेज करने का वो चेंज हो जाएगा। एंड फैमिली लेवल पे भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज कि कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अपने लिए कर रहा है, उसका गोल्स जनरली अकेले उसके लिए नहीं होता है, वेदर गोल हो या बच्चों के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो। एंड जब हम इसको होलिस्टिकली देखते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें जो इश्यूज है जिससे हम ये फैमिली का वेल्थ को बेटर मैनेज कर सकते हैं वो है।
तो इंटरेस्टिंगली मैं डेटा देख रही थी, अभी 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं आपके पास। तो ये जो भरोसा आया है, ये आया कैसे है? आपने गोल्स मीटअप किए हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंच के पीछे के कारण क्या? राइट, तो हमने ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड, हमने वो चीज़ ज़्यादा नहीं किया है कि किसी तरह गूगल और फेसबुक से कस्टमर एक्वायर करके उनको रखे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि कैसे अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिले, कस्टमर एंड ओवरऑल जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। काफ़ी ऐप्स ये सोचते हैं कि हम जल्दी ट्रांजैक्शन करा देंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हमारा मानना थोड़ा डिफरेंट है। हम ये मानते हैं कि हमको बहुत जल्दी नहीं करना है, हमको राइट जगह पे इन्वेस्ट करना है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा सिल्वर को लेके। जनवरी में इट वाज यूएसडी में $100 के ऊपर सिल्वर का प्राइस था। लोग जब देखते हैं कि काफी अच्छा पास्ट रिटर्न है तो सब आके इन्वेस्ट करने ट्राई करते हैं। तो हम लोग अपने ऐप में एक नज दे रहे थे जहां पर हमको लग रहा था कि मे बी इन्वेस्टमेंट टोटली काफी कम है, बट वो बहुत ज्यादा अमाउंट लमसम जनवरी में डालना चाह रहा है। हम जस्ट उनको ये बताने का कोशिश उस टाइम करते थे कि ये बहुत हाई लेवल पे आप खरीद रहे हो। उसमें अगर कोई पॉज करता है, कोई थोड़ा उसको और ध्यान से देखता है या हमसे बात करने का ट्राई करता है और हम उनको ये कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शन में हम फ्रिक्शन ऐड कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं। एंड जिन्होंने वो उस टाइम वो चीज देखा होगा ना, उनका आज एक्चुअली अगर उस टाइम इन्वेस्ट किया होता तो -50% के रेंज में वो होगा। तो दैट इज वेर यू, ऐसा बहुत बार ऐसा ट्रांजैक्शन से रोका है जो जनरली कोई ऐप नहीं करता है। तो इसी से आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट गेन करना है। जी, सवाल ये भी है कि जैसे आपने मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं किया है, तो जो पहली बार सुन रहा है, समझ पा रहा है बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है? श्योर। सो हम लोग एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है, प्लस हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी है। जैसे किसी को अगर ग्लोबली इन्वेस्ट करना है तो ग्लोबल फंड्स है, किसी को अगर लोन लेना है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट तो वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स है एंड हमारा वो फंड हाउसेस से आता है। हम लोग डायरेक्टली कोई फीस नहीं लेते हैं यूजर से। जो 3 बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एड्रेस हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट, वो ये होता है कि लोग हमको ये आके पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीद ले, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद ले। जनरली कोई ये नहीं पूछता है कि मेरा एसेट एलोकेशन ठीक है कि नहीं। ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज 90% वेल्थ जो है एलोकेशन से डिटरमाइन होता है कि हम इक्विटी में कितना परसेंटेज रखेंगे, डेट में कितना रखेंगे, गोल्ड में कितना रखेंगे, आउटसाइड इंडिया कितना रखेंगे, रियल चाहिए। ये जो पाई चार्ट है ना फैमिली का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको मॉनिटर नहीं करते, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो? अगर जैसे अभी ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम, क्या वॉर से जस्ट थोड़ा पहले, ताकि आपका पोर्टफोलियो सिचुएशन में नहीं, ये सब पहले से करना होता है। सो रिस्क कर रहे हैं एंड पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस कैसे कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, एक हमने सर्विस हमारी है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया में लाखों करोड़ अनक्लेम्ड एसेट्स, वो पता ही मेंबर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था और वो पैसा एक्चुअल फैमिली को कभी मिला ही नहीं। उसको हम कैसे फैमिली तक दिला सके और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, इन एरिया जिसमें लार्जर फैमिली का नेटवर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज मेंशन की डायनेमिक एसआईपी, ये भी बहुत डायनेमिक एसआईपी है क्या, और ये एसआईपी से कैसे अलग है? एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम नहीं है कि हम इसमें। एसआईपी का सिंपल मतलब यही है कि एक ऑटो डेबिट बेसिस, मेरे अकाउंट से इतना पैसा कटने वाला है। अब वो जो पैसा कट रहा है दैट इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन ओनली, कि मेरा पैसा कट के जाएगा कहाँ। वो मोस्टली 3-4 जगह ऑन अ ब्रॉड बेसिस जा सकता है, कि वो डेट फंड्स में जा सकता है जहां पैसा काइंड ऑफ फिक्स्ड रिट करेगा, इक्विटी फंड्स में जा सकता है जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में है, या कुछ इंटरनेशनल फंड्स में जा सकता है, तो उसमें आपका इक्विटी में दो, और फंड में जा सकता है, या सिल्वर एक्सेट्रा ये सब में जा सकता है, कमोडिटी काइंड ऑफ फंड्स में। तो आप कब किस एसेट में कितना पैसा भेज रहे हैं वो है। अब हाई वैल्यूएशन पे जब बहुत ज्यादा मार्केट अप है, तब हम बहुत ज्यादा अगर इक्विटी में करेंगे इन्वेस्ट तो उसका रिटर्न अच्छा नहीं आने वाला है। तो हमारा डायनामिक एसआईपी क्या करता है, वो देखता है कि मार्केट का वैल्यू है, अभी कहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर हमको जा चाहिए वहां एलोकेशन हम सजेस्ट करते हैं। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को सजेस्ट करता है कि यहाँ आप ज्यादा कर सकते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट डेटा, एंड फिर यूजर उसको अप्रूव कर सकते हैं। इस पे बात करते हैं अब। रेवेन्यू कैसी है कंपनी की, और साथ ही क्या हैं आप, और इन 10 सालों में क्या कुछ बड़े आपने लेवल्स
राइट, राइट। सो बेसिकली अभी हम लोग 300 करोड़ के ऊपर मैनेज कर रहे हैं और ओवरऑल कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव ही है। बट हम लोग ने बिकॉज़ ज़्यादा फंडरेज़ फाउंडिंग टीम एंड हमारे ओवरऑल टीम मेंबर्स का जो स्टेक भी है वो मेजॉरिटी है, ग्रेटर देन 50% भी रखते हैं हम लोग। और हमारा मेन रीज़न ये था कि वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा लॉन्गर टर्म गेम है, बिकॉज़ आपको पहले कस्टमर का ट्रस्ट, और ट्रस्ट आप एकदम 1-2 साल में जीतना डिफिकल्ट है, बिकॉज़ अनलेस 2-3 मार्केट साइकिल हो रहा है, जब आपने आपका वैल्यू प्रूफ किया कि आपने रिस्क सही से मैनेज किया था, इवन दो मार्केट नीचे तब भी ओवरऑल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, उनका ओवरऑल रिटर्न अच्छा आया है, उनका अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिला है, तब क्या होता है कि आप का हो गया, ट्रस्ट भी आप जीत गए और आपको रेफरल भी आ जाता है। इससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी लो हो जाता है एंड लोग सर्च इंजन, सोशल मीडिया करते हैं। बट जो आपको ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो फैमिली किसी और फैमिली को अगर रेफर कर रही है, तो वो सबसे अच्छा मॉडल है इन द वेल्थ स्पेस, बिकॉज ये काफी लॉन्ग टाइम तक करेगा। एंड हमको लगता है कि इसमें जिस वे में हमने कंपनी को सेटअप किया है और अभी हम इतना एआई एक्सेट्रा यूज करने वाले हैं, तो इसमें काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है। अच्छा, आपने कहा कि एआई यूज़ करने वाले हैं। अच्छा सौगता जी, एआई आप यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, फिर कर रही हैं, तो एआई वाकई में निवेशकों को हेल्प करता है या ये सिर्फ आप एक ट्रेंड देखते हैं? नहीं, इसमें दो है। एक हो गया जो आप कस्टमर सब जो रेगुलर ऑपरेशंस में आप एआई को यूज कर सकते हैं। एक हो गया कि आपने देखा जो चैटबॉट्स है, उसने सपोज आपको अकाउंट स्टेटमेंट भेजने में हेल्प कर दिया, या ऑपरेशनली कुछ कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन एक्सेट्रा में हेल्प कर दिया, वो हो गया एक लेवल ऑफ एआई का यूसेज। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस टाइम इन ऑरेंज, वो है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग का था प्री एआई। अगर आप 1000 पोर्टफोलियोज को एंड प्रॉपरली काम, जस्ट ऊपर ऊपर कभी देख लिया, अगर आपको रेगुलरली बताना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाला है या कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको एक ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजर या एनालिस्ट को रखना पड़ेगा, जो प्रोबेबली 100 पोर्टफोलियोज या मैक्स 200 पोर्टफोलियोज पर ईयर एआई का यूज तो पेंटा है, बिकॉज नाउ द एआई इज मॉनिटरिंग ऑल द पोर्टफोलियोज, और एआई या नोटिफिकेशन और आरएम को बोल रहा है कि ये वाले में ये प्रॉब्लम होने वाला है, आप ये देखो। सो जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो उसको चेक कर सकता है। अदरवाइज हम उतने सा मॉनिटर, जब हम ज्यादा पोर्टफोलियोज को मॉनिटर करेंगे यूजिंग एआई एंड जो आरएम है उसका एफिशिएंसी रहेगा, तो ऑब्वियस कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो, कॉस्ट में ज्यादा अच्छा सर्विस चेन्नई ग्रेड, आप वो लोअर कॉस्ट में आप टीयर टू टी केटर कर पाएंगे। अदरवाइज विदाउट टेक्नोलॉजी वो उसका इकोनॉमिकल करना डिफिकल्ट हो जाता। आखिरी सवाल मेरे, क्या आपने उत्तर में कहा था कि आपने काफ़ी लिमिटेड फंडिंग के साथ अपनी शुरुआत की है और आगे बढ़ते आए हैं। अब कोई नई फंडिंग जुटाने का प्लान है क्या आपका, और अगर हाँ तो फिर वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? राइट, तो हमारी कंपनी नहीं करती है। सो हम जब फंडिंग रेज करेंगे, टाइम होना चाहिए जरा है कि ये जो होगा उससे हम काफी ज्यादा ग्रो कर पाए, बिकॉज हम अननेसेसरी भी डाउन डाइल्यूट नहीं करते हैं। ये जस्ट हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग रन के लिए कंपनी बनाए, रादर देन कि शॉर्ट रन में कुछ जल्दी जल्दी फंडिंग रेज करने का। और काफी सारे ऐसे है फंडिंग के साथ कि आपको काफी आना पड़ेगा या आपको काफी सारा एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, जो हमने काफी टाइम ऐसे है टू रिड्यूस एक्टिविटी। इनफैक्ट हमने ये देखा है, जो यूजर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, पैसिव है, अच्छा से इन्वेस्ट कर रहा है, वो लेस अच्छा है, तो हम उस जगह से फंडिंग लेंगे जहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो हमारे गोल्स को समझे कि हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट है। एंड दूसरे रहेगा कि हमको जब टीयर 2 टीयर 3 में जो एक्सपेंशन करना है, उसमें हम ये फॉर एग्जांपल अगर हमको 5000 को केटर का एवरेज 1 करोड़ का नेटवर्थ है, तो उस टाइप का नंबर्स पे पहुंचने के लिए ये वो हम रेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी है, बट हम स्ट्रेटेजी हमारे गोल्स के साथ अलाइन हम बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बहुत Thank you. शुक्रिया सौगता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ वेरी गुड डे। चलिए, Thank- वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का और जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर हैं। फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसको कब भरोसा, कौन से पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले आ सकते हैं कल के बड़े बिजनेस स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। ब्रांड ओपन सीक्रेट ने नए 1 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
इस ब्रदर्स ग्रुप ने फंडिंग में 30 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल है। कंपनी इस्तेमाल देश भर में अपने ऑफलाइन नेटवर्क करने और नए प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ 2019 में शुरू की सीक्रेट पारंपरिक स्नैक्स के हेल्दी विकल्प बनाती है। पोर्टफोलियो में कुकी, वेजिटेबल, प्रोटीन, फ्रूट्स, नट्स, नमकीन, सीरियल्स और गिफ्ट हैम्पर्स जैसे प्रोडक्ट शामिल। ओपन सीक्रेट के प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा मॉडर्न रिटेल पर भी। फिलहाल ओपन सीक्रेट 500 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में बिक रहे हैं और कंपनी अब अपने ऑफलाइन कारोबार को भी और तेजी से बढ़ाना अब खास तौर पर डिलीवरी स्नैक्स पर फोकस कर रही है। कंपनी के मुताबिक इससे तेजी से गिरी है। इसके अलावा को और बेहतर बनाने के लिए माल बढ़ाया जाएगा। कंपनी का दावा है कि उसका ARR पार पहुंच चुका है और हर महीने करीब 10% दर्ज हो रही है। साथ ही कंपनी EBITDA स्तर पर प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 सालों में 1000 करोड़ रुपए ARR तक पहुंचकर इस दौरान बनाए रखना है। ग्रोसरी स्टार्टअप अनमासा ने सीड फंडिंग राउंड में 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस इन्वेस्टमेंट राउंड को वेंचर्स ने लीड किया, जबकि ब्लूम वेंचर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनी अपने हाइपर स्टोर मॉडल का विस्तार करने के लिए करेगी। इस मॉडल के तहत ग्राहकों को और ताज़ा तैयार किए गए और मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। अनमासा अब NCR से बाहर भी अपने कारोबार को बढ़ाने की तैयारी में है। आजकल ग्राहक हेल्दी, कम प्रोसेस्ड और अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाद्य उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अनमासा इसी बढ़ती मांग को अपने बिजनेस का फिलहाल करीब 200 प्रोडक्ट्स हैं। इनमें आटा, मसाले, खाद्य तेल, चावल, दालें, घी और ड्राई फ्रूट्स जैसे रोजमर्रा की जरूरी ग्रोसरी और किचन से जुड़े शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप E3 Electric.ai ने सीरीज A फंडिंग राउंड में 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसे ब्लू वेंचर होल्डिंग्स ने ली। कंपनी को ये फंडिंग अपने पहले AI पावर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रायन के कमर्शियल लॉन्च से पहले मिली है। इस नए निवेश का इस्तेमाल कंपनी अपने टेक्नोलॉजी, AI और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मजबूत करने के साथ साथ कारोबार। Electric.ai की शुरुआत 2024 में TVS मोटर के पूर्व EV चीफ P संजीव ने की थी। कंपनी AI से लैस स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है और आने वाले समय में करीब 90 बाजारों में अपनी मौजूद योजना है। ये फंडिंग ऐसे समय में आई है जब भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक भारत का EV सेक्टर करीब 132 अरब डॉलर का बाजार बन सकता है। ऐसे में नई EV कंपनियां तेजी से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर निवेश करेंगी। पुणे बेस्ड बायोफ्यूल सर्कल फिलहाल 10 राज्यों में 80 बैंक कंपनी गांव से एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और उन्हें बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनियों और औद्योगिक ग्राहकों तक पहुंचाती है। इसके लिए कंपनी डिजिटल ऑयल मार्केट प्लेस का कंपनी का लक्ष्य इस फाइनेंशियल इनकम करना है। ये फंडिंग का संकेत है कि निवेशकों का भरोसा अब उन क्लाइमेट टेक स्टार्टअप पर बढ़ रहा है जो बायो इकोनॉमी को मजबूत बनाने और सप्लाई चेन की बड़े चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढने पर काम कर रहे हैं। AI पावर्ड रेवेन्यू Rio.dev ने सीरीज A फंडिंग राउंड में करीब करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस निवेश में एलिवेशन कैपिटल ने भी हिस्सा लिया। रियो ज्यादातर कमाई अमेरिकी ग्राहकों से आती है। नई फंडिंग का इस्तेमाल अमेरिका में अपनी सेल्स और मार्केटिंग टीम का विस्तार करने और AI प्रोडक्ट्स के विकास को तेज करने में करेगी। Rio.dev का प्लान को रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी बेहतर डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे वे ग्राहकों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सके और अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। CNBC आवाज़।